हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2024। आप सभी को पता है कि आज का दिन है संडे। तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। अगर किसी भाई बहन ने पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन में से किसी भी दिन का अगर करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो वो संडे का करंट अफेयर क्वेश्चन देखेगा तो उसका जो है पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो जिसमें हम सॉल्व करेंगे 60 करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि हर प्रश्न में 30 सेकंड लगेगा, यानी हम 30 मिनट में पूरी वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो आप सभी हमारे साथ 30 मिनट बने रहेंगे। पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी हो तो भी कमेंट करें, शेयर करें और लाइक जरूर किया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो नेपाल भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है, तो बांग्लादेश को किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो त्रिपक्षीय समझौता भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, जिसमें नेपाल जो है 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा, किसको? बांग्लादेश को निर्यात करने वाला है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा करी है। तो यानी कि चागोस द्वीप पर अब तक किसका अधिकार था? ब्रिटेन का था, लेकिन अब ब्रिटेन ने क्या कहा है कि मैं चागोस द्वीप को सौंप दूंगा, किसे? मॉरिशस को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो चागोस द्वीप और डियागो गार्सिया, ये दोनों अगर द्वीप पूछे किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है। और जो ये दोनों द्वीप हैं, अगर ये पूछे किसकी बाउंड्री के अंतर्गत आते हैं, तो मॉरिशस के बाउंड्री के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इन दोनों द्वीपों पर किसका अधिकार था? तो इंग्लैंड का अधिकार है। लेकिन अभी जो है इंग्लैंड ने ये दोनों द्वीप सौंपने का किसे विचार कर लिया है, तो मॉरिशस को ये सौंप देगा। यानी कि अब इन दोनों द्वीपों पर किसका अधिकार हो जाएगा? मॉरिशस का अधिकार हो जाएगा। इंग्लैंड के पीएम का क्या नाम है? तो पीएम यहाँ के हैं किए स्टारमर हैं, और जो मॉरिशस के पीएम हैं इनका क्या नाम है? तो प्रविंद जगन्नाथ है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को चौथा स्थान मिला है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, हिंदी में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अगर देखा जाए तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है, तो 700+ मिलियन डॉलर जो है भारत अपनी विदेशी मुद्रा में पार कर चुका है। जिसमें पहला स्थान अगर पूछे कि विदेशी मुद्रा भंडार में चीन का है, दूसरा जापान है, तीसरा स्विट्जरलैंड है और चौथा अपना भारत है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंक कौन सी है? चौथी रैंक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वसारोध का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो वसारोध का सफल परीक्षण किया है राजस्थान में। वसारोध क्या है? वसारोध एक कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है। क्या है? तो कम दूरी का है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। ये चौथी पीढ़ी का है, तो ये चौथी पीढ़ी का है, जिसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है। और वसारोध का सफल परीक्षण अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो पोखरण में किया गया है, राजस्थान के अंतर्गत। वहीं अगर पूछे कि यह कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली कौन सा है, तो वसारोध है। लेकिन भारत में जो है बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए एक और वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका नाम है समर, ठीक है। तो एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? समर है। और इसी समर में अगर पूछे किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है, तो आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। आकाश मिसाइल की क्वालिटी क्या है? तो यह जो है सरफेस टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 अक्टूबर को 2 दिवस याद रखेंगे, ठीक है। एक तो पहला वाला 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस याद रखेंगे, जिसकी थीम रखी गई है शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवाज़ महत्व है, यह इसकी थीम रखी गई है। वहीं अगर बात करते हैं 5 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है तीसरे क्रम का मनाया गया है, क्योंकि पहली बार जो है राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा 2022 में करी गई थी, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन को। और इसे कब स्वीकार किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस ये भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। छठा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। किसने? पीएम मोदी जी ने।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो पीएम मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है, यानी कि जो बंजारे के लोग होते हैं, बंजारा समुदाय होता है, उनके संघर्षों को देखते हुए बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र में पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया है। यहीं पर जो है पीएम मोदी जी ने 2 चिप को लॉन्च किया था। पहला चिप है जिसका नाम है गऊ चिप, जो कि मवेशियों के लिए था, और दूसरा चिप बनाया गया था महिष चिप, जो कि भैंसों के लिए यह चिप बनाया गया था। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं, शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार कौन देता है? तो महाराष्ट्र की सरकार देता है। और किसे दिया आपकी बात? तो प्रदीप गांधी जी को दिया है, और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीत लिया है मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ईरानी कप 2024, ईरानी कप जो है यह क्रिकेट का खेल है। इसमें विजेता कौन बना है? तो मुंबई बना है, और शेष भारत जो है उप विजेता बन गया है। फाइनल मैच अगर पूछे कहाँ आयोजित किया गया था, तो अटल बिहारी स्टेडियम में किया गया था, जो कि लखनऊ में है। इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? इकाना नाम हुआ करता, लेकिन इसका अब नया नाम क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है। अगर वहीं पूछे कि मुंबई के कप्तान कौन बनाए गए थे, तो अजिंक्य रहाणे बनाए गए थे। सॉरी। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो अहिल्यानगर महाराष्ट्र में स्थित है। अहिल्यानगर का पहले नाम क्या हुआ करता था? तो अहमदाबाद हुआ करता था, यानी कि अहमदानगर का नया नाम क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर कर दिया गया है। और अहिल्यानगर अगर पूछे किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 13,822 जन औषधि केंद्र पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं। तो जन औषधि केंद्र यह जो है पीएम भारतीय जन औषधि योजना के तहत कार्य कर रहा है, जिसमें भारत में कुल जन औषधि केंद्र कितने ओपन कर दिए गए हैं? तो 13,822 कर दिए गए हैं। कब तक? तो 31 सितंबर तक कर दिए गए हैं। ठीक है। अगर वहीं बात करें कि विदेश में पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है, तो यह पोर्ट लुइस में खोला गया है, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? तो यह शनि का उपग्रह है। ठीक है। शनि का क्या है? उपग्रह है, याद रखेंगे। बात करते हैं चारोन चंद्रमा किसका है? सॉरी, प्लेटो का था। प्लेटो यानी यम का यह जो है चंद्रमा है। यम जो है क्या है? एक बौना ग्रह है, और जो ये चारोन है यह यम का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इस पर अभी जो है चारोन पर क्या खोज हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की गई है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की गई है। और इसकी खोज अगर पूछे किसने किया है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया है। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। 11वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन का संबंध किससे है? तो ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। 2024 का अगर पूछे नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो यूएसए के 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन। इन दोनों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह विशाखापत्तनम में प्रारंभ हुआ है। मालाबार अभ्यास 2024 यह कैसा अभ्यास है? तो नौसैनिक का अभ्यास है, जिसमें 4 देश भाग लेते हैं। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसमें भाग लेते हैं। और इस मालाबार अभ्यास का आयोजन अब की बार पूछे कहाँ किया गया है? तो भारत के विशाखापत्तनम में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर। इसकी व्याख्या देखें तो लिटिल प्रेस्पा झील यह कहाँ है? अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर है। अगर पूछे अल्बानिया और ग्रीस किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। जो ये झील है यह ताज़े पानी की झील हुआ करती थी, लेकिन जो है जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ गया, जिससे वर्षा यहाँ पे कम होने लगी और पानी भी कम हो गया। तो जो ये ताज़े पानी की झील यानी जो प्रेस्पा झील थी, वर्तमान में क्या बन गई है? तो दलदली झील बन गई है, जिसको लेकर यूएनओ के द्वारा चिंता जाहिर किया गया है। हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण
181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ कहाँ बंद हुई है? तो सिंगापुर में बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन कम पड़ रही है लोगों के रहने के लिए। सिंगापुर आप सभी को पता है कि एरिया में तो बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व है। यहीं पर एक खेल हुआ करता था जिसका नाम था घुड़दौड़। 181 वर्ष पुरानी यह जो है इनकी खेल था, जो अभी हाल ही में सिंगापुर के द्वारा बंद कर दिया गया है। और जो ये घुड़दौड़ के लिए जो मैदान बनाया गया था, इसमें जो है आवास का निर्माण किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ पर निवास कर सके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चीन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने पहली बार, अगर पूछे चीन ओपन 2024 का एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह जीती हैं कोको गॉफ जीती हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो चाइना ओपन 2024, अगर पूछे चाइना ओपन किस खेल का पुरस्कार है, तो यह टेनिस का खेल है। मेल में किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। और फीमेल में कोको गॉफ जीती हैं, जो कि कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। अगर यहीं एक खिताब की बात करते हैं, सिंगापुर बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी जी ने जीत लिया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 7 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, यानी रहने योग्य अच्छा जो घर होता है उसके लिए ही क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो इस बार 7 अक्टूबर को पड़ा था। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17वां, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? तो अस्मी एक सब मशीन गन है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अस्मी क्या है? अस्मी भारतीय सेना में शामिल किया गया है, और अस्मी एक प्रकार का सब मशीन गन है, यानी 1 मिनट में 800 राउंड इसे फायर किया जा सकता है। और अस्मी का निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। और अस्मी का अर्थ क्या है? गर्व, जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। अभेद क्या है? तो अभेद का निर्माण भी डीआरडीओ ने किया था। अभेद एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट है। हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक मिला है, यानी जीआई टैग मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पश्मीना ऊन को मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पश्मीना ऊन, इसे नरम सोना भी कहते हैं। अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया था। अगर पूछे कि यह जो पश्मीना ऊन है किस राज्य का है, यानी किस यूटी का है, तो लद्दाख का है। लद्दाख के किस जिले का? तो चांगथांग जिले का है। अगर पूछे वर्तमान में लद्दाख में कुल कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। रत्ते खुमानी और सी बकथान, इन दोनों को भी जीआई टैग दिया गया था। सी बकर थान जो है यह क्या है? एक प्रकार का बेरी है, और इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। और ये दोनों प्रोडक्ट भी कहाँ के हैं? तो लद्दाख के हैं। 19वां प्रश्न है, हाल ही में लांच महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के लिए शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है? तो गुड़िया एक प्रकार का गौरैया पक्षी है, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024, इसमें 6 देश भाग लेने वाले हैं। इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया जाएगा। और जो शुभंकर लॉन्च किया गया है गुड़िया का संबंध हो जाएगा गौरैया से। गुड़िया के साथ साथ जो शुभंकर है, इसमें बोधि वृक्ष को भी दर्शाया गया है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है, जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आई थिंक ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देख लेते हैं, हो सकता है कि गलत हो गया हो। नहीं, सही है। जल जगार महोत्सव का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो धमतरी जिले से किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण करना। और इसको शुरू किसने किया है? तो विष्णु देव साय जी ने शुरू किया है, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। बच्चों, आप सभी को सांस लेने की फुर्सत नहीं देते हैं, क्योंकि आप सभी का टाइम बचे, तो इसलिए हम व्याख्या तो देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी देते हैं। अगर किसी को भी लगे कि हाँ वीडियो ज़्यादा तेज है, तो मुझे बता दिया करें। ठीक है, मतलब कमेंट में बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी स्लो बोलने लग जाएंगे। ठीक है। हाल में वर्ष 2024 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन एच हॉपफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को। इसकी अगर व्याख्या देखो तो 2024 का नोबेल पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है जॉन एच हॉपफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। ठीक है। इसमें जो हॉपफील्ड है ये कहाँ के हैं? तो प्रिस्टले यूनिवर्सिटी यूएसए के हैं, और जेफरी ई हिंटन कहाँ के हैं? टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के हैं। और इन्हें जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है।
ट्रिक से याद कर लेंगे। मशीन फील्ड में मशीन हिंट मारती है, तो फील्ड से हो जाएगा हाफ फील्ड, मशीन से हो जाएगा मशीन लर्निंग के लिए, और हिंट से हो जाएगा हिंटन। तो ठीक है, तो फील्ड, हिंट और मशीन ये तीनों जो है किससे संबंधित हो जाएंगे? भौतिक के नोबेल पुरस्कार से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका बैठक किया गया है भारत में। इसकी व्याख्या देखें तो WHO का जो दक्षिण पूर्व एशियाई सम्मेलन होता है, इस बार 77वें क्रम की जो क्षेत्रीय बैठक हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अपने भारत में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं JP नड्डा जी, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और जो ये दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय बैठक हो रही है, इसमें कुल सदस्य देश कितने शामिल होंगे? तो 11 शामिल होने वाले हैं। 23वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो दूसरा भारत के द्वारा विदेशी परिसर स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो यह UAE में किया जाएगा। कहाँ पर? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, इसकी स्थापना 1963 में किया जाता है, और इसके द्वारा जो है अभी हाल ही में दूसरा विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुबई UAE में किया गया है। पहला वाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो पोर्ट लुइस में किया गया था, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। ठीक है, और यहीं पर जो दुबई में दूसरा परिसर स्थापित किया गया है, यहीं पर ही PM मोदी जी ने जय वान कार्ड योजना लॉन्च किया था। कहाँ पर? UAE में ही लॉन्च किया था। किसके लिए? तो UPI को बढ़ाने के लिए। ठीक है, UPI को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रुपे कार्ड जो है लॉन्च किया गया है मालदीव में। मालदीव के अगर पूछे राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। तो यहीं पर जो है रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मालदीव में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में हरियाणा में तीसरी बार किसने बहुमत हासिल किया है? तो BJP ने यहाँ पे तीसरी बार बहुमत हासिल किया है। हरियाणा में जो है टोटल कितनी विधानसभा सीट है? 90 हैं। और वही जम्मू कश्मीर में भी कितनी सीट हैं? तो 90 सीटें हैं, जिसमें से हरियाणा में 48 सीटें किसने जीत ली है? BJP ने। तो यानी कि BJP यहाँ पे तीसरी बार अपनी पार्टी बना ली है। और वहीं जम्मू कश्मीर में बात करें तो बहुमत किसने हासिल किया है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जो है यहाँ पे बहुमत हासिल किया है, और जिसके CM बनाए जाएंगे उमर अब्दुल्ला बनाए जाएंगे। और यहाँ पे जो हरियाणा के CM है कौन बनाए जाएंगे? तो बादल सिंह सैनी बनाए जाएंगे। सॉरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के लिए किसके साथ ब्लू लोन के लिए साझेदारी करी है? तो एक्सिस बैंक के साथ। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसने जो है अभी एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। किसके लिए? तो भारत को ब्लू लोन देने के लिए, यानी कि भारत को जो है ब्लू लोन यानी समुद्री परितंत्र को बेहतर और जल प्रबंधन को बेहतर करने के लिए भारत को जो है ब्लू लोन दिया जाएगा। और यह ब्लू लोन कौन देने वाला है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम देने वाला है। और यह किसका समूह है? तो यह विश्व बैंक का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत को चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें पहला स्थान मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ISSF यानी जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप यह चौथे क्रम का है, जिसका आयोजन पेरू के लीमा शहर में किया गया था। इसके पॉइंट टेबल में भारत को पहला स्थान मिला है और दूसरा स्थान इटली को मिला है। भारत ने इसमें कुल 13 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रोंज जीता है, जिसके साथ भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं। और इस खेल में जो ये जूनियर कप हो रहा था, इसमें भारत की तरफ से 41 लोगों ने इसमें 61 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो ये जिम्नास्टिक हैं। दीपा कर्माकर ये एक जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जिम्नास्टिक में पहली भारतीय महिला बनी थी और इन्होंने रियो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था। किसमें? तो जिम्नास्टिक में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है?
तो 8 अक्टूबर को मनाया है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना करी जाती है। ठीक है, और इसका जो है 92वें क्रम का स्थापना दिवस अगर पूछे कहाँ मनाया गया है, तो इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। जिसका ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया है। अब वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं। वायुसेना का जो एयर शो किया गया है कहाँ पर किया गया था, तो यह चेन्नई में ही किया गया था। किस बीच पर, तो मरीन बीच पर किया गया था। कब, 2024 का, ये आपको याद रखना है। और वहीं 2023 में अगर पूछे वायुसेना का एयर शो कहाँ किया गया था, तो प्रयागराज में किया गया था। 30वां प्रश्न है, हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। संकल्प पहल हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यह इसका उद्देश्य क्या है, तो संकल्प पहल लॉन्च करने का उद्देश्य है नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना और जो लोग इस लत में पड़ गए हैं उसको छुड़ाना है। हाल ही में डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेविस हस्बिस को किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो प्रोटीन की संरचना के लिए। ठीक है, तो 3 लोगों को दिया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इसका ट्रिक पहले याद रखेंगे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा। ठीक है, तो किसके लिए, प्रोटीन के लिए। किसके लिए, तो प्रोटीन निर्माण संरचना के लिए 3 लोगों को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसका, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। ठीक है, तो बकरा से याद रखेंगे बेकर, ठीक है, और हंस से याद रख लेंगे हंसबेस, और जंप से याद रख लेंगे जंपर। तो 3 व्यक्तियों को प्रोटीन निर्माण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में WHO के द्वारा ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन सा है, तो अपना प्यारा भारत बन गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो WHO के द्वारा अभी भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है, और अभी जो है WHO के द्वारा 2 और देशों को ट्रेकोमा मुक्त किया गया था, नेपाल और म्यांमार को। इसके बाद अब कौन घोषित हो गया है, तो अपना भारत हो गया है। इस प्रकार से भारत तीसरा देश बन गया है दक्षिण पूर्व एशिया का। 1963 में ही राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 1963 में भारत सरकार ने ट्रेकोमा मुक्त के लिए राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। भारत जो है 3 रोगों से मुक्त हो गया है, एक तो ट्रेकोमा मुक्त, दूसरा पोलियो और तीसरा चेचक से भारत मुक्त हो गया है। हाल ही में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो 21वें क्रम का आसियान और भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, तो यह लाओस में हो रहा है। इसकी अगर व्याख्या देखेंगे तो 3 इसमें क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा, एक पहला, आसियान की स्थापना 1967 में होता है और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। भारत क्या आसियान का सदस्य है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की जो 44वें क्रम की बैठक हो रही है कहाँ पर हो रही है, वियंतिने लाओस में हो रही है। इसी लाओस में ही अगर बात करते हैं जो 21वें क्रम की बैठक हो रही है भारत और आसियान के बीच। ठीक है, अगर खाली आसियान के पूछे तो भी लाओस में हो रहा है, भारत और एशियान के बीच की बैठक पूछे ये भी लाओस में हो रहा है, और ईस्ट एशिया समिट की बैठक भी कहाँ पे हो रही है, तो ये भी लाओस में हो रहा है। तो तीनों कहाँ पे हो रहा है, लाओस में हो रहा है। ठीक है, तो ये 44वें क्रम का आसियान जो है 44वें क्रम का है, भारत एशियान का 21वें क्रम का है जिसमें पीएम मोदी जी ने भाग लिया है, और ईस्ट एशिया समिट की 18वें क्रम की बैठक ये भी कहाँ पे हो रही है, तो ये 19वें क्रम का बैठक है, और इसमें जो है कुल कितने देश हैं, तो 18 देश हैं। तो ये भी बैठक कहाँ पे हो रही है, लाओस में। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला जिसका नाम है MACE का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह लद्दाख में हुआ है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो MACE क्या है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो है शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है AK मोहंती जी के द्वारा, और ये कौन है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो MACE का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हेनले लद्दाख में किया गया है, और ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका व्यास पूछे कितना है, तो इसका व्यास है 21 मीटर इसका व्यास है, और इसके द्वारा जो है जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है यानी MACE को स्थापित किया गया है, इससे अध्ययन क्या किया जाएगा, तो कॉस्मिक रेज और गामा रेज का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है।
विश्व डाक दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पूरे विश्व में जो डाक को कंट्रोल करता है उस संस्था का नाम है यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1874 को होता है। 2024 में ये 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। और अगर बात करें कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी की है, तो गुजरात में करी है। अभी जो है कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा 2 फैसले को जो है मंजूरी मिल गई है। ठीक है, 2 फैसले को मंजूरी मिली है। पहला वाला है भारत में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी, लोथल गुजरात में करी जाएगी। और दूसरा वाला है जो फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाता था, यानी कि प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण योजना के तहत जो है जो राशन वितरण किया जा रहा था, ये 2024 तक जो है फोर्टिफाइड चावल देने का जो है प्रावधान किया गया था। लेकिन इसको जो है अब सरकार के द्वारा यानी कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने तय की है, तो 6.50 तय की है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यह जो है इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है तो 2016 में किया जाता है। किसके द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा किया जाता है, जो कि उस टाइम के भारत के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, एमपीसी का उद्देश्य क्या है, तो महंगाई को जो है 4+-2% के बीच रखना, यानी कि महंगाई को जो है 4% से अधिक न जाए और 6% से अधिक न जाए और इसके बाद 2% से कम ना हो। ठीक है, तो ये है महंगाई को इसके बीच में रखना, जिसके लिए एमपीसी का गठन किया गया था। इस एमपीसी में कुल कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। 3 सदस्य जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसमें नियुक्त किए जाते थे और 3 सदस्य जो है आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। जो एमपीसी होता था इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता था, तो आरबीआई गवर्नर बनाए जाते थे, जो कि वर्तमान में शक्तिकांत कांत जी हैं। अब वही पूछे कि जो एमपीसी है इसका रेपो रेट जो है हर 2 माह में एक बार निर्धारित किया जाता है। इस बार जो है 6.50% का निर्धारण किया गया है। तो वर्तमान में पूछे रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट है 6.50% है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में चर्चा में रही हमसफ़र नीति का संबंध किससे है, तो यह शुरू किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। यानी हमसफ़र नीति किसने शुरू किया है, तो नितिन गडकरी जी ने शुरू किया है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुखद हो, इसके लिए शुरू किया गया है। और इसी योजना के तहत यानी हमसफ़र नीति के तहत नितिन गडकरी जी ने राजमार्ग यात्रा ऐप भी लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। इस ऐप के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उसे हॉस्पिटल रोड पर कितना पास है वो भी दिखा देगा, फ्यूल स्टेशन कहाँ पे है ये भी दिखाएगा, और भोजनालय कहाँ पे है ये भी दिखाया जाएगा, और पैसे की किसी व्यक्ति को ज़रूरत होगी तो उसे भी एटीएम की लोकेशन दिखाई जाएगी। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है, INS निर्देशक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पहला सर्वेक्षण पोत अगर पूछे कौन सा है, पहला सर्वे पोत कौन सा है, तो INS संधायक है। दूसरा कौन सा है, INS निर्देशक है। और जो ये INS निर्देशक है यह सबसे बड़ा स्वदेशी पोत है, और इसका निर्माण जो है किसने किया है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा, मतलब भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने इसका निर्माण किया है। हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 108 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है, तो 108 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट है PSLV-37 है। 2017 में PSLV-37 रॉकेट से जो है 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 104 उपग्रहों को जब इनका कार्य पूरा हो गया है तो इनको जो है अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी पर फिर से जो है पुनः पृथ्वी पर जो है प्रवेश करा लिया गया है, यानी कि हमारे वायुमंडल में इसे पुनः वायुमंडल में प्रवेश करा लिया गया है, ताकि अंतरिक्ष में कचरा ना बढ़े। ठीक है, तो अंतरिक्ष में कचरा ना बढ़े इसके लिए जो है 104 उपग्रहों को फिर से जो है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करा लिया गया है। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV-37 से लॉन्च किया गया था। और कब यह किया गया है, तो पुनः इसी वायुमंडल में कब प्रवेश कराया गया है, तो 8 अक्टूबर को कराया गया है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है? तो ये दक्षिण कोरिया की हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? तो हांगकांग को दिया गया है। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी दो पुस्तक याद रखेंगे, एक तो द व्हाइट बुक और दूसरा है द वेजिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास IB समर 8वें क्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो IB समर 8वें क्रम का यह क्या है? बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। यह 8वें क्रम का आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया है? तो साउथ अफ्रीका में किया गया है। इसमें कितने देश भाग लेते हैं? तो 3 देश भाग लेते हैं और यह मेराइन यानी समुद्री अभ्यास है। इसमें दिया गया है I फॉर हो जाएगा इंडिया, B फॉर हो जाएगा ब्राज़ील, S फॉर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, और M फॉर हो जाएगा मेराइन यानी समुद्री अभ्यास है। ठीक है, इसमें जो है भारत की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया है? तो INS तलवार ने इसमें भाग लिया है, जिसका आयोजन किया गया है साउथ अफ्रीका में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो यह लाओस में देखा है। मैंने अभी 4-5 प्रश्न ऊपर मैंने व्याख्या किया था कि जो है कहाँ पे एशियन भारत जो समिट हो रही है कहाँ पर हो रहा है? तो लाओस में आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहीं पर हमारे PM मोदी जी गए हैं और जो लाओस में एक प्रोग्राम होता है जिसको जैसे हमारे यहाँ पे रामायण कहते हैं, उसे उसी तरह से लाओस का जो रामायण होता है उसे फालाक और फालाम कहते हैं। ठीक है, जिसमें फालाम जो है किसको संबोधित करता है? तो भगवान लक्ष्मण जी को संबोधित करता है फालाम। और फालाक जो है किसे संबोधित करता है? तो फालाक जो है लक्ष्मण जी को करता है और फालाम जो है किसे करता है? तो प्रभु श्री राम जी को संबोधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पहली बार जीता है कांस्य पदक। ठीक है, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। अस्ताना में अभी 2024 में अगर पूछे किस संगठन का आयोजन किया गया था तो आप सभी जरूर बताएंगे। भारतीय महिला टीम ने जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पहली बार जीता है, जबकि पुरुषों ने कई बार जीत लिया है। तो इस बार लेकिन पुरुषों ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किससे हार गए हैं? तो ये चीन से हार कर जीते हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करें, मैंने पूछा अस्ताना में किस संगठन का आयोजन किया गया था? तो SCO 2024 का आयोजन अस्ताना में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो लूपेक्स से लॉन्च किया जाएगा जापान के माध्यम से। लूपेक्स अगर पूछे, इसको मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें लूपेक्स पर काम कौन करेगा? तो भारत की तरफ से इसरो काम करने वाला है और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा करेगी। तो स्पेस में जो ये लूपेक्स मिशन है इसमें इसरो और जाक्सा मिलकर काम करने वाले हैं। किसके लिए? तो चांद के जो ध्रुवीय हैं उसके अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो लैंडर लगेगा, लूपेक्स मिशन में जो लैंडर लगेगा इसका निर्माण इसरो करने वाला है और जो रोवर लगेगा इसका निर्माण जाक्सा करने वाला है। लैंडर का क्या काम होता है? तो ये चांद के पोल पर लैंड करेगा। ठीक है, अच्छी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसके बाद इसके आगे का कार्य कौन करने वाला है? तो रोवर करने वाला है, यानी कि रोवर लैंडर से बाहर निकल के पूरा परीक्षण करने वाला है चांद के ध्रुवों की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो टाटा समूह के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? लीजेंड रतन टाटा जी तो 1991 में बनाए गए थे। लीजेंड रतन टाटा जी का अभी आप सभी को पता है कि इनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1937 को हुआ था। इनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को रात को 11:30 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, जो कि इनका खुद का हॉस्पिटल था। 86 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो गया है, याद रखेंगे। और इन्हीं के स्वर्गवास के दिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने पूरे राज्य में राजकीय शोक घोषित किया था। 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए थे रतन टाटा जी। ठीक है, और 2012 में अपने चेयरमैन पद से इन्होंने रिटायर लिया था और ये मानद अध्यक्ष बना दिए गए थे। 2008 में इन्हें जो है भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त है। असम वैभव पुरस्कार जो असम सरकार के द्वारा दिया जाता है, इससे भी रतन टाटा जी सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं,
हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 10 अक्टूबर को। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम रखी गई है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, इसकी थीम रखी गई है। और इसी को देखते हुए विश्व मानसिक स्वास्थ्य पर सेरो केयर शुरू किया गया है, एक कार्यक्रम जो कि WHO ने शुरू किया है। 10 अक्टूबर को ही विश्व दृष्टि दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह सिक्किम में किया जाएगा। 2024 का दूसरा सेना कमांडर का पहला सम्मेलन अगर पूछे कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो पहला सम्मेलन जो है इसका 2 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। पहला वाला कहाँ पे होगा, तो गंगटोक सिक्किम में होगा और दूसरा दिल्ली में होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो मुंबई में किया है। भारतीय कौशल संस्थान, इसका उद्घाटन अगर पूछे किसने किया है, मोदी जी ने कहाँ पर, मुंबई में किया है। और जो ये भारतीय कौशल संस्थान है इसका निर्माण किस मॉडल पर किया जाएगा, तो PPP मॉडल पर किया जाएगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा, जिसमें पब्लिक की तरफ से यानी कौशल विकास मंत्रालय इसमें भाग लेने वाला है और प्राइवेट की तरफ से टाटा कंपनी इसमें भाग लेगी। तो ये दोनों संगठन जो है मिलकर भारतीय कौशल संस्थान का आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसका उद्घाटन PM मोदी जी ने मुंबई से किया है। हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो अन्न खाने वाली चीज़ें हैं तो खाद्य निगम करने वाला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम, इसके द्वारा जो है अन्न दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। और पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो खाद्यान्न आपूर्ति प्रबंधन को बेहतर करना यह इसका उद्देश्य है। और दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय खाद्य निगम ने। हाल ही में शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडैको समूह का संबंध किससे है, तो अभी तक जितने भी पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं उसको एक बार अभी हम रिवीजन करेंगे। जिन भाई बहन को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। तो निहोन हिंडैको को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह संगठन अगर पूछे कहाँ का है, तो ये जापान का है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में अगर पूछे किसे दिया गया है, तो निहोन हिंडैको को दिया गया है, जो कि हिबाकुश समूह भी इसे कहते हैं और यह जापान का एक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाना, यह इसका उद्देश्य है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है यह ओस्लो में प्रदान किया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 निहोन हिंडैको को दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं साहित्य का भी मैंने पढ़ा दिया और रसायन का भी पढ़ेंगे। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो हांगकांग को मिला है और ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला लेखिका हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 में, तो मैंने ट्रिक से क्या बताया था, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा, इसकी ट्रिक है। तो बकरा से हो जाएगा बेकर, हंस से हो जाएगा हंसविस और जंप से हो जाएगा जंपर। तो 3 व्यक्तियों को मिला है, किसके लिए, तो प्रोटीन निर्माण के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भौतिक वाला भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। भौतिक नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है, जॉन H हॉपफील्ड को दिया गया है और इनके साथ जेफरी E हिंटन को दिया गया है, जिसकी ट्रिक क्या है, तो फील्ड में मशीन हिंट मारती है। तो फील्ड से हो जाएगा हॉपफील्ड, हिंट से हो जाएगा हिंटन और किसके लिए, मशीन लर्निंग के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है। इसकी ट्रिक है गोरी बॉस मेडिसिन नहीं लेती है। तो नहीं को बहुत लोग जैसे पूछते हैं कि खाना खाओगे, तो बहुत लोग बोलते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ना बोला गया है। तो गोरी से हो जाएगा गैरी रुकवन और बॉस से हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोज, ठीक है। और मेडिसिन से हो जाएगा चिकित्सा का और ना से हो जाएगा RNA, ठीक है। तो माइक्रो RNA खोज करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार गोरी बोस को दिया गया है, यानी कि एम्ब्रोज और गैरी रुकवन को दिया गया है और ये दोनों कहाँ के हैं, USA के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की यात्रा करने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी, तो प्रयुक्त सभी। अभी जो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अफ्रीका के 3 नए देशों की यात्रा करी हैं और ऐसा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन जाती हैं। और ये 3 नए देश कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी हैं, ठीक है। इन 3 देशों की राजधानी देख लेते हैं। जैसे अल्जीरिया की राजधानी का क्या नाम है, अल्जीरियस। मॉरिटानिया की राजधानी का नाम है नूकछूट और मलावी राजधानी क्या है, तो
लिलोंगवे है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा है? तो बरमूडा है। ग्लोबल GNI रैंकिंग 2024 यानी GNI का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय में अगर पूछे विश्व में पहला स्थान किसको मिला है? तो बरमूडा को, और दूसरा स्थान USA को मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है? तो राफेल नडाल एक टेनिस प्लेयर हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राफेल नडाल ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं और इनका खेल कौन सा है? टेनिस है। इन्होंने अभी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा करी है, लेकिन ये कब लेंगे? तो नवंबर माह में ले लेंगे। इन्होंने अब तक कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किस में जीते हैं? तो फ्रेंच ओपन में जीते हैं। तो अगर पूछे कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, एक साल में 4 होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है ओपन, फिर इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन ओपन होता है और लास्ट में US ओपन होता है। ठीक है, सबसे पुराना है विंबलडन ओपन, ये आपको याद रखना है। और साल में सबसे पहला कौन सा खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। और साल में सबसे बाद में कौन सा खेला जाता है? तो US ओपन खेला जाता है। ठीक है, अगर वहीं मैंने बताया कि जो फ्रेंच ओपन है इसका किंग किसे कहा जाता है? तो राफेल नडाल जी को कहा जाता है। हाल ही में दुनिया की 800 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को किसने फतह किया है? और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनका नाम है नीमा रिंजी। ये लड़की नहीं है, ये लड़के हैं। ठीक है, ये यानी कि यह एक लड़का है। नेपाल के हैं नीमा रिंजी। ठीक है, इन्होंने 8000 ऊंची जितनी भी चोटियां हैं इसको फतेह कर लिया है। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं और इनका उम्र कितना है? तो 18 वर्ष है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो यह 12 अक्टूबर को मनाया गया है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगर बात करते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 11 मई को और दूसरा 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को जो मनाया गया है इसकी थीम रखी गई है पक्षियों के लिए कीड़े, इसकी थीम रखी गई है। वहीं बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार जो है थीम रखी गई है भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व मंजूरी दी है? तो यह कैमूर जो है बिहार राज्य का एक जिला है, बिहार का एक राज्य है। ठीक है, बिहार का एक जिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बिहार का जो है टाइगर रिजर्व अगर पूछे कितने हैं तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहला वाला कौन सा था? तो पहला था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में था, और अभी जो है हाल ही में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बिहार का दूसरा कौन सा बन गया है? तो कैमूर टाइगर रिजर्व बन गया है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, दोनों टाइगर रिजर्व। तो बिहार में अगर पूछे कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो 2। अगर वहीं बात करें कि जो ये कैमूर वाला बना था ये किस क्रम का बना है? तो ये 55वें क्रम का बना है, लेकिन आप सभी को 54वां भी याद रखना है। तो 54वां कौन सा है? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है? तो ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारे देश में अगर पूछे पहली बार हार्ट प्लांट किसने किया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने किया था 1994 में, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और इन्होंने जो हार्ट होता है इसका जो इसके जानकार होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वेणुगोपाल जी का संबंध किससे हो जाएगा? कार्डियोलॉजी से हो जाएगा। वहीं पूछे अगर विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ करी है? तो यह प्रारंभ किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्रामोदय योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। यहाँ के CM है मोहन चरण मांझी जी। और किस क्षेत्र के लिए? माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह शुरू किया गया। यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो सरकार की योजनाओं से अछूते रह जाते हैं, यानी कि इनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं के लिए स्पेशली इन्हीं के लिए ग्रामोदय योजना शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, और इन व्यक्तियों तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाएगा। एक और योजना शुरू किया गया था कुछ महीने पहले, सुभद्रा योजना। ये भी अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया है तो ये भी उड़ीसा में शुरू किया गया है। 60वां प्रश्न यानी आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा जी को नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट इसके नए चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नोएल टाटा जी बनाए गए हैं। ये रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं। ठीक है,
अगर बात करते हैं कि रतन टाटा जी को पद्म विभूषण यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब मिला था, तो आप सभी ये मुझको कमेंट बॉक्स में बताए थे, क्योंकि मैंने अभी कुछ प्रश्न ऊपर मैंने बताया था इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।